नमस्कार। मैं हूँ रीटा बख्शी वर्मा और आप देख रहे हैं आर्य खबर। लोकसभा में चुनाव सुधार पर चर्चा के दौरान अमित शाह और राहुल गांधी आपस में भिड़ गए। अ, दरअसल सदन में अमित शाह राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर जवाब दे रहे थे, लेकिन राहुल गांधी ने बीच में कुछ सवाल उठाए। इस पर अमित शाह और राहुल गांधी के बीच तीखी बहस हो गई। जिस तरह से सदन में ये बहस हो रही थी, उससे ये सवाल उठता है कि क्या अब सदन भी अखाड़े का मैदान बन चुका है। इस पूरे मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए अ, वरिष्ठ पत्रकार शंभु भद्र जी हैं। शंभु भद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल तो ये कि सदन में जिस तरह से बहस होती है, क्या आप इसे किस रूप में देखते हैं? नमस्कार सभी दर्शकों को। अभी सदन में जिस तरह की बहस होती है वो एक संसद कम और अखाड़ा अधिक प्रतीत होता है। तो ये बहस इस तरह से नहीं होनी चाहिए, और खास करके जब वरिष्ठ नेता जैसे राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं, सदन में कांग्रेस को रिप्रेजेंट करते हैं और इंडिया ब्लॉक को एक तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो उस कंडीशन में जब गृह मंत्री किसी बात पे जवाब दे रहे हैं या बोल रहे हैं, तो उनमें एक सुनने का भी धैर्य होना चाहिए। आप सुनिए, जब आपकी बारी आए तो निश्चित रूप से उस बात को का खंडन कीजिए, या अपनी बात रखना चाहते हैं तो अपनी बात रखिए। संसद नाम ही है कि देश के मुद्दों पर बहस के लिए उसमें चर्चा होती है। पक्ष विपक्ष के लोग उस बिंदु से संबंधित अपनी बात रखते हैं, और उसके बाद उस पे एक प्रारूप बनता है, एक किसी भी विधेयक को लेकर के या किसी भी मुद्दे को लेकर के। और जब सरकार से सवाल पूछा जाता है तो सरकार फिर उसका जवाब भी देती है। कल जिस तरह की घटना हुई अमित शाह और राहुल गांधी के बीच में नोक झोंक, वो एक नहीं होनी चाहिए थी। इस तरह से दोनों ही वरिष्ठ नेता थे, और अमित शाह बोल रहे थे तो राहुल गांधी को धैर्यता दिखानी चाहिए थी, कि उनको धैर्य दिखाना चाहिए था कि सुनने के बाद फिर वो अपनी बात रखते। इससे होता यह है कि जब कोई बोल रहा हो और बीच में हंगामा हो रहा हो या नारे लग रहे हों, तो उस कंडीशन में वो व्यक्ति क्या बोल रहा है या क्या जवाब दे रहा है, वो जनमानस जो देश की जनता है वो समझ नहीं पाती है। चाहे संसद की कार्यवाही लाइव चल रही होती है, और उसमें कई बार क्या होता है कि असहज स्थिति पैदा हो जाती है कि आदमी बोल क्या रहा है। और जनता को भी कई बार लगता है कि यार, हमने कैसे जनप्रतिनिधि भेज रखे हैं जो वहां पे बात करने की बजाय वहां पे हंगामा करते रहते हैं, अपनी राजनीति के लिए कुछ भी, मतलब संसद को एक अखाड़ा बना देना, संसद में गंभीरता नहीं रहने देना, और इस तरह के एक्टिविटीज करते हैं कि लग ही नहीं रहा है कि हम 21वीं सदी के संसद में हैं। बिल्कुल। ये और जिस तरह से अगर गृह मंत्री अपना वक्तव्य दे रहे थे या जवाब दे रहे थे, उस तरह से बीच में टोका टोकी करना, ये तो थोड़ा ऐसा लगता ही नहीं कि एक गंभीर नेता या एक बड़े लीडर की ये क्वालिटी है। बिल्कुल। राहुल गांधी एक वरिष्ठ नेता अब हो गए हैं, और पार्टी को इतने समय, लंबे समय से एक तरह से लीड कर रहे हैं, एक डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। पार्टी के अध्यक्ष रह चुके हैं, उपाध्यक्ष रह चुके हैं, इतने सालों से सांसद हैं लगातार। और उसके बाद भी मान लीजिए कि आपके अंदर संसद में एक धैर्य नहीं है, आपको जवाब देने के लिए अपनी बारी का इंतजार नहीं कर सकते हैं। जबकि लोकसभा अध्यक्ष की तरफ से या राज्यसभा में अगर जाएंगे तो उपसभापति की तरफ से दोनों ही पार्टी को टाइम मिलता है, समय मिलता है। और उसमें सभी दलों को, मान लीजिए एक नेता ने बोल लिया, बाद में कुछ बात आई तो दूसरे नेता को बोलने का जब समय मिलता है तो आप ले सकते हैं, या आप ही को जवाब देना है तो आप अध्यक्ष या सभापति से समय ले सकते हैं। और समय के बाद जो है सो अपनी बारी का इंतजार कीजिए और अपनी बारी में अपनी लेकिन बात यहाँ पे रखिए। एक और बात ये भी है कि राहुल गांधी जो है, उन्होंने जिस तरह से वो टोका टोकी करते हैं, हालांकि वो उनकी ये पहली बार नहीं है, वो करते ही रहते हैं। लेकिन अमित शाह ने जिस तरह से रिएक्ट किया, वो भी एक स्वस्थ तरीका या परंपरा तो नहीं मानी जा सकती, क्योंकि जिस तरह से वो एकदम गुस्से में आ गए, वो भी उतना देखने में लग रहा था कि क्या आपा होना चाहिए सदन में।
नहीं, आपकी बात सही है कि अमित शाह गृह मंत्री है और जिम्मेदार है बोलने के लिए। चूंकि विपक्ष से कोई सवाल आए या जनता के बीच से कोई सवाल आए तो उस सवाल का जवाब देने के लिए गृह मंत्री के नाते वो अधिकृत थे और संसद में खुद जवाब देने के लिए आए थे। तो निश्चित रूप से उनको एक धैर्यता दिखानी चाहिए थी। लेकिन अ, होता यह है कि जब आप कुछ बोल रहे होते हैं, कुछ कर रहे होते हैं और बीच में बार बार टोका टोकी होती है, तो एक आवेश में आ जाना एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती है, मानवीय प्रक्रिया होती है। हालांकि गृह मंत्री के पद पर जैसे बैठे लोग से इस तरह की प्रतिक्रिया की आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं। उनको थोड़ा धैर्य दिखाना पड़ेगा और सरकार में होने के नाते और भी विनम्र होना पड़ेगा। आप जितना विनम्र रहेंगे उस तरह से उतना ये होगा। कल अगर आप देखेंगे कि संसद में जिस तरह से वोट चोरी को लेकर के अमित शाह ने जो बात रखी और नेहरू के समय में किस तरह से प्रधानमंत्री पद को लेकर के मत जो है वो पटेल के पक्ष में था, 28 मत मिले थे और 2 मत नेहरू को मिले थे। इसके बाद भी नेहरू प्रधानमंत्री बने और वो गांधी जी की पसंद थे इसलिए प्रधानमंत्री बने। तो ये एक वोट चोरी का उन्होंने एक आरोप लगाया कांग्रेस पे। उसके बाद इंदिरा गांधी के समय में जिस तरह से राजनारायण जीत रहे थे, इंदिरा गांधी हार रही थी और उसके बाद भी इंदिरा गांधी को जीता हुआ डिक्लेयर किया, जो मामला कोर्ट में गया और फिर राजनारायण की जीत हुई थी, ये सबके सामने है। और तीसरा मुद्दा उन्होंने सोनिया गांधी का रखा कि सोनिया गांधी की नागरिक बनने से पहले भारत की वोटर लिस्ट में उनका नाम आ गया था। वो मामला अभी कोर्ट में है, अब जो होगा वो कोर्ट फैसला करेगा। तो ये तो एग्जाम्पल है। ऐसे ही उन्होंने चुनाव आयोग को लेकर के बोला कि चुनाव आयुक्त का जो गठन होता था पहले, जब एक सदस्य था तो उस वक्त में प्रधानमंत्री सीधे तौर पे गठन करते थे और प्रधानमंत्री लगातार कांग्रेस के समय के रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो लोग अपने पसंद से चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करते थे। उसके बाद में देखेंगे कि 3 सदस्यीय हुआ, उसको उस नियुक्ति में जब प्रॉब्लम आनी शुरू हुई टीएन सेशन के टाइम से और लगा कि ये तो अपने पावर का अधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसको माइल्ड करने के लिए 3 सदस्यीय चुनाव आयुक्त बनाया गया। ये भी कांग्रेस के टाइम में ही हुआ था। यानी ये एक तरह से चुनाव आयोग पे जिस तरह से राहुल गांधी लगातार आरोप लगा रहे हैं, कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, और अमित शाह ने एक अच्छी बात आंकड़ों के साथ रखी कि पिछले 10 साल में उन्होंने गिनाया कि 14 से लेकर के अभी तक में, यानी कि 25 तक में, 11 वर्ष में लगभग अगर 40 से ज्यादा चुनाव बीजेपी जीती है, 42 के आसपास, तो 30 चुनाव हारी भी है। और इसी चुनाव सिस्टम में चूंकि कांग्रेस की लगातार हार हुई है तो कांग्रेस इस तरह को काउंट नहीं करती है, जबकि विधानसभा को जोड़ दिया जाए, छोटे इलेक्शंस को जोड़ दिया जाए, तो उन सब में भी बीजेपी की भी हार हुई है। ये नहीं है कि बीजेपी एक तरफा जीत रही है और कांग्रेस को सफलता नहीं मिली है। विपक्ष को 30 चुनाव में सफलता मिली है। उसमें कांग्रेस चूंकि बैक में है, दूसरे सहयोगी दल है, चाहे डीएमके है, चाहे टीएमसी है, चाहे सपा है, इस तरह के मजबूत दल है विपक्ष में जिनकी विजय होती है और वो विजय कांग्रेस अपने में काउंट नहीं कर पाती है। और इसलिए लगता है कांग्रेस को कि कांग्रेस की हार हो रही है तो अकेला बीजेपी जीत रही है, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई है कि हार और जीत सही है। और अमित शाह ने ये भी कहा कि विपक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने का तो मतलब बीजेपी रही है देश में। 80 के दशक से अगर देखा जाए तो बीजेपी लगातार विपक्ष में रही है और 50 40 50 वर्ष तक विपक्ष में रहने के बाद अभी सत्ता में आई है। तो कांग्रेस को भी ये धैर्य दिखाना पड़ेगा कि अगर जनमानस कांग्रेस को नहीं चाह रही है, जनता देश की नहीं चाह रही है, तो आप भी धैर्य रखिए, अपने एजेंडे पे काम करिए। और बिहार में देखा आपने कि जो वोट चोरी का मुद्दा जो उठाया गया, कांग्रेस ने उठाया, बहुत यात्रा की, पद यात्रा की, और बार बार उस चीज को आप बोले, लेकिन जनता के सामने में एसआईआर या वोट चोरी का कोई मुद्दा एड्रेस नहीं किया। जनता ने एक तरफा बीजेपी को या बीजेपी के अलायंस को वोट दिया। तो एक ये और बात सबक। एक और बात है कि जैसे जब सदन में सवाल पूछने होते हैं तो कांग्रेस काफी आक्रामक होती है और
बड़े अपने मुस्तैदी से अपने सवाल उठाती है, लेकिन जब जवाब देने की बात होती है, जब जब सरकार जवाब दे रही होती है, तो हमेशा वो वॉक आउट कर देते हैं। ये किस तरह की रणनीति है? मतलब ये काफी टाइम से कांग्रेस का यही है कि जैसे ही सरकार जवाब देती है, वैसे ही वो वॉक आउट कर देते हैं। इसका एक जेस्चर ये है कांग्रेस का कि आपके जवाब से हम संतुष्ट नहीं है, या हम आपसे जवाब नहीं चाहते हैं। तो ये जो सिचुएशन है ना, कि आप सवाल तो आक्रामकता से पूछते हैं, आप आरोप आक्रामकता से लगाते हैं, कई बार आरोप के तथ्य के साथ आरोप नहीं लगाते हैं। संसद में आप आरोप लगाइए सरकार पे या सत्ताधारी दल पे, तो तथ्यों के साथ लगाइए, वो बाकायदा पीछे क्या हुआ है, कैसे हुआ है, किस संदर्भ में आप आरोप लगा रहे हैं। राहुल गांधी का ही लीजिएगा तो 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, कर्नाटक के एक सीट को लेकर के, हरियाणा को सीट को लेकर के, महाराष्ट्र के सीट को लेकर के। तो वहां पे ये दिखाया गया कि किस तरह से गलत वोटर लिस्ट में लोगों के नाम थे, और चुनाव के दरमियान में उनके वोट नहीं पड़े। लेकिन जब चुनाव आयोग ने बुलाया कि इसी चीज को आकर के आप यहाँ पे बोलिए और यहाँ पे कहिए, तो नहीं, वो मतलब जो एक एरोगेंसी है, जिसको मैं एरोगेंसी बोलूंगा, कि एरोगेंसी है कि मैंने जो बोल दिया वो बोल दिया, वही सही है, अब आप देखिए। तो इस तरह से अब आयोग या सरकार तो इस तरह से काम नहीं करती है। सरकार लेकिन सरकार का मेरा काम मेरा करना सवाल है। यही है, जैसे राहुल गांधी जो भी करते हैं, आपने कहा जैसे एरोगेंस लगता है कि वो एरोगेंट है। अब ये जो चीजें हैं, सदन में जो चल रहा होता है, ये लोगों तक आम जनता देख रही होती है। अगर वो सदन की कार्यवाही सीधी नहीं भी देख रही होती है, तो न्यूज में देखती है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का तो काफी अभी सब सब लोग देखते हैं। तो क्या कांग्रेस या राहुल गांधी, क्या उनको ये नहीं पता कि इससे ही जनमानस की जो है मानसिकता तैयार होती है? तो वो अपने आप को उस तरह से खड़ा क्यों नहीं करते हैं? ये तो कांग्रेस के लिए एक समझिए कि चिंतनीय स्थिति है, विकट स्थिति है, कि कांग्रेस को लगातार हार मिलने के बाद भी अपने जो संसद में जो उनकी एक्टिविटीज है वो नहीं बदल रही है। हार के कारणों पर मंथन करने के बजाय, कांग्रेस को संगठन खड़ा करने की बजाय, जो देश के मुद्दे हैं उन मुद्दों को लेकर के जब तक आप एक कार्य योजना पेश नहीं करेंगे, लोगों के सामने में एजेंडा पेश नहीं करेंगे कि कांग्रेस की सरकार आएगी या कांग्रेस सत्ता में आएगी तो ये करने वाली है। अभी क्या हो रहा है कि कांग्रेस केवल आरोप तक सीमित है, कि केवल आरोप लगाना सरकार पे, बीजेपी पे और संघ पे, तीनों पे लगातार आप आरोप लगाते रहते हैं, लेकिन संसद में आकर के सरकार की बातों को सुनना, धैर्य के साथ सुनना, नहीं सुनना, और आप वॉकआउट कर जाते हैं। तो वॉकआउट कोई अच्छा मतलब कोई तरीका नहीं है, कोई संसदीय तरीका नहीं है, कि संसद में जब आप सरकार से सवाल करते हैं और सरकार जवाब तैयार करती है, जवाब तैयार करने के बाद आपको जवाब सुनने के लिए वहां पे मौजूद होना चाहिए, आपके सदस्यों को मौजूद होना चाहिए। इससे क्या होगा कि संसद में एक संसदीय जो गरिमा है, इसका ये माना जाएगा कि कांग्रेस संसदीय गरिमा का ध्यान रख रही है और संसदीय गरिमा का पालन कर रही है। इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप सत्ता में नहीं है तो देश में सब कुछ गलत ही हो रहा है, या देश में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, या आप सत्ता मतलब ये जो एक डिफिनेशन सा बन गया है कि कांग्रेस अगर सत्ता में नहीं है तो सब कुछ अच्छा नहीं है, देश में कुछ अच्छा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। देश पिछले 10 साल में अगर आप डेवलपमेंट की बात करेंगे तो बहुत सारी ऐसी चीजें हुई हैं, और रिफॉर्म की बात करेंगे तो बहुत ऐसे रिफॉर्म हुए हैं जिसकी कल्पना तक पहले नहीं आप कर सकते थे। यहाँ गिनाऊंगा तो ढेर सारे मतलब वो चीजें आ जाएंगी, और जनमानस इस बात को समझते हैं कि कहाँ कहाँ रिफॉर्म आई है, कहाँ कहाँ ट्रांसपेरेंसी आई है, कहाँ कहाँ। जो एक छोटा एग्जाम्पल, यूपीआई का उपयोग देखिए, कि यूपीआई का उपयोग कितना बढ़ा है पिछले 11 साल में, कि भारत दुनिया में नंबर 1 सिचुएशन में है। और यूपीआई के उपयोग बढ़ने का मतलब है कि आपकी इकोनॉमी ट्रांसपेरेंट हो रही है, और धीरे धीरे एक नंबर की इकोनॉमी हो रही है। और आने वाले 10-20 साल में भारत की इकोनॉमी इतनी ट्रांसपेरेंट होगी जहां इंडस्ट्री से लेकर के और एक आम आदमी तक सभी की जो लेन देन है वो सारी एक सरकार या एक एक नजर में होगी, ट्रांसपेरेंट होगी।
ब्लैक मनी के सोर्सेज कम होंगे। तो ये सब पे एक परिवर्तन का मैंने एग्जाम्पल दिया, ऐसे सैकड़ों परिवर्तन है। तो यहाँ पे बात करने का सीधा है कि संसद को आप चलने दीजिए। विपक्ष केवल आरोप ना लगाएं, केवल वॉकआउट ना करें, और सुनाते हैं सरकार को तो सुनने का भी धैर्य रखिए। जब आप आरोप लगाते हैं तो आप आरोप का जवाब भी सुनिए। और अगर मान लीजिए कि सरकार के तरफ से कोई तीखी बात कही जा रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको भी अपने अतीत में झांकना पड़ेगा कि कांग्रेस की जो यात्रा है देश के विकास में या देश की सत्ता में, वो किस तरह की प्रकृति से आगे बढ़ी है कांग्रेस। किस तरह से कांग्रेस ने शासन किया है, चाहे नेहरू के टाइम में, चाहे इंदिरा गांधी के टाइम में, शास्त्री के टाइम में, मनमोहन सिंह के टाइम में। हर दौर में कांग्रेस का स्वरूप कैसे बदला है, कांग्रेस ने किस तरह से शासन किया है इस देश में, और शासन में कितने लूप होल्स थे, कैसे तुष्टीकरण से लेकर के और तमाम चीजें की गई है। नो डाउट कांग्रेस के टाइम में देश का विकास भी हुआ है, बहुत अच्छी चीजें हुई है। लेकिन इस लोकतंत्र में, इतने बड़े देश के लोकतंत्र को पारदर्शी बनाने के लिए और लोकतंत्र में शासन व्यवस्था को और बेहतर बनाने की दिशा में जितने प्रयास, जितने सुधार किए जाने चाहिए थे, वो सुधार नहीं हुए। एक छोटा एग्जाम्पल देता हूं कि 80 के दशक में डॉट कॉम क्रांति हुई, जब इंटरनेट डेवलप कर रहा था। तो उस समय में अगर आप याद कीजिए कि भारत सरकार अगर इंटरनेट के सेक्टर में उस क्रांति को समझते हुए निवेश करती, अपने सर्वर में निवेश करती, डाउन करती, तो आज आपको गूगल जैसे कंपनी पे अपनी डाटा के लिए निर्भर नहीं रहना पड़ता। तो आप डिजिटल औपनिवेशिक बने उस टाइम में, क्योंकि आपने निवेश नहीं किया उस सेक्टर को, उस सेक्टर की चीजों को पहचाना नहीं। तो ये इस तरह से कई एग्जाम्पल हैं जो कि जहां पे सरकार को जो पैरेलल में दो चीज आपको करना होता है कि एक तो सोशल जो एक्टिविटीज है, जो समाज कल्याण का काम है, गरीबों को अपलिफ्ट करने का काम है, वो एक योजना से आप करते रहिए। और दूसरी तरफ जो विजनरी है, जैसे राजीव गांधी कंप्यूटर लेके आए, बहुत अच्छा उन्होंने किया। लेकिन उस कंप्यूटर से पहले जो डॉट कॉम क्रांति हुई थी, वहां पे अगर सरकार निवेश करती तो आप भी आज एक बड़े प्लेयर होते, केवल उपभोक्ता नहीं होते। भारत भारत एक उपभोक्ता बन के रह गया डिजिटल सेक्टर में। और ये गवर्नमेंट आकर के अब जो सेमीकंडक्टर का एग्जाम्पल लीजिएगा कि सेमीकंडक्टर में आप इतने बड़े ब्रेन, इतने बड़े आईआईटीएन, इतने बड़े होने के बाद भी आपने सेमीकंडक्टर में निवेश नहीं किया। आपने अपने टैलेंट को आगे नहीं बढ़ाया, देश में कोई आप एक सेटअप नहीं किया। तो ये तमाम चीजें ऐसी थी जिसपे कि सरकार को समय रहते करना चाहिए था, और अब हो रहा है। तो ऑब्वियसली जो लोग पहले कर चुके हैं वो आगे हैं, उनके पास अनुभव है, चाहे ताइवान हो, सिंगापुर हो, चाइना हो, कोई भी कंट्री हो, तो वो पहले से आगे है। आपको सरकार के तौर पे निवेश करना चाहिए था, लेकिन सरकार में रहते हुए आपने कुछ नहीं किया। इस तरह के जो नई चीजें हो रही थी दुनिया में, इकोनॉमी बदल रही थी, इकोनॉमिक क्रांति हो रही थी। अभी आगे 10 साल में कोई बायोटेक या डिजिटल सेक्टर में निवेश नहीं करेगा, एआई में निवेश नहीं करेगा, तो वो पीछे रहेगा। और मोदी सरकार संजोग से इस सेक्टर को प्राथमिकता दे रही है, इसमें निवेश कर रही है। हालांकि जितना चाहिए उतना नहीं कर रही है। इस मामले में भी मोदी सरकार को आगे आके करना चाहिए कि आप अपने यहाँ सेटअप क्रिएट करें, केवल उपभोक्ता के तौर पे आप ना रहे। और इसमें सरकार को आगे बढ़ चढ़ के और भी ईमानदारी से काम करना चाहिए। केवल दिखावा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, सरकार को अभी बहुत कुछ करना बाकी है। और बात यह भी है कि सदन की कार्रवाई भी गरिमापूर्ण तरीके से चलनी चाहिए। इस पूरे मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।